आज MST9 का यूरोप में कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो पूछे जाते हैं, जैसे फ्रांस में कहानी, ब्रिटेन में कहानी, जर्मनी में कहानी, रूस में कहानी, इटली में कहानी, उन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो फ्रांस में कहानी सबसे पहले, फ्रांसीसी कहानी 19वीं शताब्दी। आधुनिक कहानी के विकास में फ्रांस की भूमिका अविस्मरणीय है। बाल्जाक जैसे लेखकों ने कहानी में न सिर्फ यथार्थवाद की ज़मीन तैयार की, बल्कि उसको मुकम्मल अभिव्यक्ति भी दी। बाल्जाक और फ्रांस का कहानी क्षेत्र में जो योगदान है वह इस कहावत में चरितार्थ होता है कि 19वीं शताब्दी बाल्जाक और फ्रांस की शताब्दी थी। ठीक है, उनकी सशक्त अभिव्यक्ति पहली बार इसी दौर में हुई है। बाल्जाक की महत्वपूर्ण कहानियाँ उनके संग्रह ला कामदी ह्यूमेन में संकलित है। एक लेखक के रूप में वह अपने को फ्रांसीसी समाज का सचिव कहता है। बाल्जाक को यह पक्का विश्वास था कि सामाजिक प्रजाति के रूप में मनुष्यों का उसी प्रकार विभाजन किया जा सकता है जिस प्रकार प्रकृति विज्ञानियों ने जंतु का किया है। अपनी कहानियों को बाल्जाक ने इस तरह संगठित किया कि वह विभिन्न सामाजिक वर्गों और उनके वातावरण को अभिव्यक्त करते हुए लेखक की इस मान्यता को पुष्ट करती है कि वातावरण ही व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। इसके अलावा बाल्जाक की कोशिश थी कि वह तत्कालीन फ्रांसीसी समाज के सभी वर्गों और रिश्तों को चित्रित करे, मगर इसे पूरा करने से पहले 1850 में उसका निधन हो गया। बाल्जाक ने कहानी विधा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। कहानी को उसके पारंपरिक ढांचे से बिल्कुल अलग मार्ग पर अग्रसर करने में बाल्जाक का सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। केंद्र बिंदु जो होता था चरित्र और वातावरण होता था उनकी कहानियों में। ठीक है, वह विशिष्ट व्यक्तियों के बताए संपूर्ण समाज का कलात्मक अध्ययन बन जाती है। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बाल्जाक के अतिरिक्त अन्य फ्रांसीसी कहानीकार थे। अलेक्सांद्रा ड्यूमा, अल्फ्रेड दे विग्नी और बाल्जाक की कहानियों के उलट ये लेखक अपनी रूमानी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। अलग अलग विधा में ये लेखक अपनी कहानियाँ लिखते थे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो प्रमुख फ्रांसीसी कहानीकार थे वो थे लाबेर, मुपासा और जोला। लाबेर का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है थ्री टेल्स। इसमें 3 कहानियाँ संग्रहित है, ए सिंपल हार्ट, ए लेजेंड ऑफ सेंट जूलियन हॉस्पिटलर और हेरोदियस। तो मुपासा ऐसे फ्रांसीसी लेखक है जिनकी सबसे ज़्यादा ख्याति उनकी कहानियों के आधार पर है। अन्य फ्रांसीसी लेखक जैसे बाल्जाक और लोबेर महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखने के बावजूद सफल उपन्यासकारक के रूप में अधिक प्रतिष्ठित हुए, मगर मुपासा ने वाग्विद्वता, विडंबना, सामाजिक आलोचना, आदर्शवाद और मनोवैज्ञानिक गहनता को सौंदर्य शास्त्रीय आस्वाद में पिरोकर बड़े पैमाने पर कहानी संग्रहों की रचना की। उनकी कहानियाँ तत्कालीन फ्रांस की सर्वसुलभ स्थितियों और चारित्रिक रूपों का विवरण देती है, साथ में युद्ध और मृत्यु, भय, पाखंड, सुख की तलाश, स्त्रियों का शोषण एवं यथार्थ और आभास का द्वंद्व जैसे सार्वत्रिक विषयों की गहन पड़ताल करती है। वैश्याओं से लेकर व्याभिचार, पुरुषों और स्त्रियों तक तथा किसानों से लेकर कुलीन तक आधुनिक समाज भी की असाधारण विविधता को उन्होंने अपने चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनके जीवन काल में ही उनकी कहानियाँ फ्रांस के भीतर और बाहर प्रसिद्ध हो चुकी थी। फिर एमिली जोला जो एक और कहानीकार थे कि कहानियाँ प्रकृतिवाद की प्रवर्तक बनी। जोला ने 19वीं शताब्दी को विज्ञान के प्रभुत्व वाली शताब्दी के रूप में देखा। उनका स्पष्ट मानना था कि साहित्य मानवीय शक्तियों के तटस्थ अध्ययन और प्रेक्षण का सबसे अच्छा साधन है। जोला को उस दौर में प्रचलित जैव वैज्ञानिक निर्धारणवाद ने प्रभावित किया। उनकी कहानियाँ मानव व्यवहार के सिद्धांतों को सैद्धांतिक परिदृश्य प्रदान करती थी। उसके बाद जो था फ्रांसीसी कहानी और 20वीं सदी।
20वीं सदी में फ्रांसीसी कहानी में बदलाव आता है। 19वीं सदी की यथार्थवादी विरासत को सजोते हुए कहानी में शिल्प के आधार पर प्रयोगों की शुरुआत होती है। दो विश्व युद्धों का साक्षी बनी इस शताब्दी में 19वीं सदी के भय और तथा आशंकाएं और अधिक तीव्र हो उठते हैं। भयानकता, भयावहता, लाचारी और शोषण के नए आयाम उभर कर सामने आते हैं। साथ ही मानवीय जिजीविका, करुणा और सहानुभूति के नए अनुभव फ्रांसीसी समाज के बोध का हिस्सा बनते हैं। फ्रांसीसी दृष्टि के बोध में आया यह विस्तार कहानी के क्षेत्र में अभिव्यक्ति होता है। 20वीं सदी में फ्रांस में आधुनिकतावाद का जन्म हुआ और स्त्री लेखन को नई धारा मिली। नए बोध के कहानीकारों में आंद्रे जिद का नाम महत्वपूर्ण है। जिद की कहानियां फ्रांसीसी परंपरा के नैतिकता बोध को नया मोड़ देती है। 19वीं सदी की फ्रांसीसी कहानियां समाज को केंद्र में रखकर लिखी गई थी, मगर जिद की कहानियों का केंद्र व्यक्ति है। अपनी कहानियों में जिद ने व्यक्ति के अनुभवों के प्रामाणिक चित्रण पर अधिक बल दिया। यह उनके व्यक्तिवाद का अनूठा पहलू। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज में जो उद्वेलन और रोमांच उत्पन्न हुआ, जिद ने अपनी कहानियों में उसे नैतिक सद्भाव से जोड़ने की कोशिश की। उनका प्रमुख जो संग्रह था वो मार्शलैंड्स और प्रोमेथियस मिसबाउंड। उसके बाद अलग अलग लेखक भी हैं, उनके बारे में भी पढ़ा जा सकता है। अस्तित्ववाद के शिखर पुरुष जिया पार्डसात्र के कहानी संग्रह द पाल एंड द अदर स्टोरीज को परिपक्व और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो पुरुषों के लेखन को लेकर, अब 20वीं शताब्दी में स्त्री लेखन का भी प्रचलन बढ़ने लगा। फ्रांस में स्त्री लेखन की लंबी परंपरा रही है। मादाम लफायते, मादाम सताइल, जॉर्ज सेंट सिमोन द बोआवा, कोलेत मार्गुरिट दूरा और नताली सोरोत जैसी लेखिकाओं ने अपनी कहानियों में स्त्री दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया। उनकी कहानियां रूमानी आंदोलन का हिस्सा थी। जॉर्ज सैंड की कहानियां जो थी वो रूमानी आंदोलन का हिस्सा थी। वह 18वीं शताब्दी के चिंतक रूसों के विचारों से प्रभावित थी। उनकी धारणा थी कि मनुष्य नैतिक आचरण और अच्छाई से युक्त है और उसे किसी सामाजिक रीति को मानने या किसी संगठित धर्म में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो 20वीं शताब्दी की फ्रेंच लेखिका थी यानी मार्गरेट दूरा ने महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। दूरा की कहानियां स्त्री और स्त्री देह की सहनशील प्रकृति को रेखांकित करती है, जो अक्सर कल्पना शक्ति के आवेग और प्राकृतिक आपदाओं के समक्ष लाचार नजर आती है। उनकी प्रसिद्ध कहानी है द बो। अब पढ़ते ब्रिटेन में कहानी। ब्रिटेन की कहानीकारों ने विश्व साहित्य में कहानी को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटेन में सही मायने में आधुनिक कहानी का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ। सर वॉल्टर स्कॉट ने अपनी कहानियों में इतिहास की पुनर्सृष्टि की। उनकी कहानियों ने लोकप्रिय नायकों की उस छवि को गढ़ा जिसका असर ब्रिटेन और ब्रिटेन के बाहर अनेक कहानीकारों के मन में लंबे समय तक रहा। ब्रिटेन में कहानी को एक लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय स्कॉट को ही जाता है। आधार बनाकर साहित्य रचा। उसने आने वाली कथा लेखकों की पीढ़ी को ऐतिहासिक दृष्टि अपनाने को प्रेरित किया। उनकी कुछ प्रमुख संग्रह हैं। फिर रॉबर्ट लुई स्टेवेंसन जो है वो रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियां लिखते थे और जो ब्रिटेन में एक अलग पाठक वर्ग को प्रभावित उसका एक अलग पाठक वर्ग था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश कहानी को वयस्क बनाने का श्रेय चार्ल्स डिकेंस को जाता है। उन्हें कहानी में सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठा और लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहानी विधा में डिकेंस ने नए प्रयोग किए। डिकेंस ने ब्रिटिश समाज में व्याप्त कुरीतियों पर खुलकर प्रहार किया। डिकेंस ने कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से अपने समाज का जो आलोचना की उसका ब्रिटिश पर व्यापक प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था और उनके द्वारा गढ़े गए चरित्र आज भी यादगार है। फिर उसके बाद और भी लेखक के बारे में चर्चा की है, ऑर्थर कॉनन। और इसके बाद डिकेंस के बारे में और है कि डिकेंस यथार्थवादी परंपरा को अपनी कहानियों में अर्नल्ड बेनेट ने आगे बढ़ाया है। डिकेंस की यथार्थवादी परंपरा को उन्होंने कहानियों में आंचलिकता को प्रतिष्ठित किया। ब्रिटेन के आंचलिक जीवन के सूक्ष्म विवरण, वातावरण की यथार्थ अभिव्यक्ति, चरित्रों का संघर्ष, गुमोती परंपराओं और अतीत बनते मानवीय बंधन का प्रामाणिक चित्र बेनेट की कहानियों में मिलता है। उसके बाद जोसेफ कर्नेट भी एक लेखक थे और रूडयार्ड
किपलिंग को कहानी विधा में विशेष महारत हासिल थी। कहा जाता है कि किपलिंग ने कहानी में जीवन के हजारों पहलुओं को अलग अलग तरह से ऐसे छुआ कि वह हर काल के कहानी लेखकों के लिए अनुकरणीय बन गए। उनके प्रमुख कहानी संग्रह द जंगल बुक, द मैन हु वुड बी किंग, द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट एंड अंडर प्लसेस, द सेकंड जंगल बुक आदि। वहीं जेम्स जॉयस ने कहानी विधा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। जॉयस ने कहानी के शिल्प में साहसी प्रयोग किया। अपने एकमात्र कहानी संग्रह डबलिनर्स में जॉयस ने तत्कालीन समाज की व्यंग्यता छवियां रची और उस वातावरण का विश्वसनीय खाका तैयार किया जो मनुष्य की इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक सत्ता को पंगु बना डालता है। सही मायने में जॉयस अंग्रेजी कहानी में आधुनिकतावाद के प्रवर्तक बने। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के पहले के ब्रिटिश कहानीकारों में हेक्टर ह्यू मुनरो साकी का नाम उल्लेखनीय है। उनकी कहानियां प्रथम विश्व युद्ध के पहले के एडवर्डकालीन ब्रिटिश समाज के कुलीन वर्गों के खोखलेपन को व्यंग्यात्मक भाषा में उजागर करती है। तत्कालीन समाज में व्याप्त दोहरे मानदंडों, मिथ्या अभिमानों, दंभों और लोभों का विश्वसनीय चित्रण इन कहानियों में हुआ है। 20वीं शताब्दी में विज्ञान प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास ने विज्ञान आधारित कथा साहित्य को पनपने का पर्याप्त अवसर दिया। विज्ञान आधारित कहानियों के लेखक के रूप में A.G. वेल्स और आर्थर सी क्लार्क को काफी प्रतिष्ठा मिली। दोनों लेखकों की प्रमुख चिंता यही थी कि विज्ञान की निरंतर प्रगति और उसके खतरनाक प्रयोगों के बीच मानवता का भविष्य कैसा होगा। जहां H.G. वेल्स का विश्वास था कि मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा, वहीं क्लार्क का विचार था कि मानव जाति नए किस्म के अधिक सूक्ष्म प्राणियों में रूपांतरित हो जाएगी। इनके अपने अपने कहानियों को लेकर मत थे। अधिक सक्षम प्राणियों में रूपांतरित हो जाएगी। 20वीं शताब्दी में जीवन की यांत्रिकता, नैतिक खोखलेपन, युद्धों की भयानकता और तबाही ने कुछ कहानीकारों को व्यंग के उस रूप की तरफ मोड़ा जिसे डार्क ह्यूमर कहा जाता है। डार्क ह्यूमर के अंतर्गत मानवीय पतन और त्रासदी की कहानियों को व्यंग्यात्मक लहजे में बयान किया जाता है। डार्क ह्यूमर की कहानियों के लेखक के रूप में रोल्ड डाह को काफी प्रतिष्ठा मिली। उसके बाद कई ब्रिटिश कहानीकार थे जिनके बारे में उल्लेख किया गया है सिलसिलेवार तरीके से। आप पूरा भी पढ़ सकते हैं इसको। ब्रिटिश कहानी में लेखिकाओं की समृद्ध परंपरा रही। अगाथा क्रिस्टी और पीडीपी जेम्स जैसी लेखिकाओं ने जासूसी और रहस्य रोमांच से भरपूर विषयों पर जो कि पुरुष वर्चस्व के द्योतक माने जाते कहानियां लिखी। अन्य लेखिकाओं ने सदियों से दमित और शोषित नारी की आशाओं, आकांक्षाओं और चिंताओं को अपनी कहानियों में स्वर दिया। और कैथरीन मैन्सफील्ड ने अपनी स्त्री चरित्रों की भावनाओं और बेचैनियों को अभिव्यक्त करने के लिए कहानी की प्रचलित धारणाओं को तोड़ते हुए सटीक बिंबों और धारदार संवादों का प्रयोग किया है। एडा ओब्रायन और बेरली बेनब्रिज द्वितीय विश्व युद्धोत्तर ब्रिटिश कहानी की प्रमुख लेखिकाएं हैं। बेरली बेनीब्रिज ने अपनी कहानियों में डार्क ह्यूमर का प्रयोग किया। उनके चरित्र यथार्थ जीवन की जटिलताओं को व्यंजित करते हैं। उनकी कहानियां निम्न वर्ग के लोगों के संघर्ष, उनके जीवन की विसंगतियां, संतोषों और त्रासदियों का विश्वसनीय चित्रण करती है। प्रमुख कहानियां मम एंड मी, आर्मिटेज, कलेक्टेड स्टोरीज आदि। एडना ओब्रायन ने अपनी कहानियों में यौन परिपक्वता को प्राप्त करती आयरिश कन्याओं की मनस्थितियों को और अपने समाज में आने वाले बदलावों के प्रति आयरिश महिलाओं के मनोवैज्ञानिक नजरिए का सूक्ष्म चित्रण किया है। अब पढ़ते हैं जर्मनी में कहानी। जर्मनी में कहानी विधा को लोकप्रिय बनाने में ग्रीम बंधुओं
का योगदान असंदिग्ध है। उनके द्वारा रचित जर्मन परिकथाओं के संग्रह को काफ़ी लोकप्रियता मिली। उनकी कार्यशैली जो थी काफ़ी सादगी से युक्त और बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रभावित करती है। आगे चलकर यथार्थवादी कहानीकारों ने जर्मन कहानी को परिकथाओं से मुक्त किया और सामाजिक आलोचनाओं को कहानी में प्रतिष्ठित किया। इन लेखकों में E.T.F. हॉफमैन का नाम उल्लेखनीय। हॉफमैन के चरित्र समाज द्वारा प्रताड़ित और समाज द्वारा अनुमोदित परंपराओं को मानने से इनकार करते, वहाँ सामाजिक सत्ता के ताकतवर प्रभाव के आगे टिक नहीं पाते और अजीबोगरीब घटनाक्रम में भाग लेने को बाध्य होते हैं। जीवन की विसंगतियों का चित्रण करने में हॉफमैन को कुशलता हासिल थी। टॉमस मॉन ने जर्मन कहानियों में यथार्थवादी परंपरा को नया मोड़ दिया। फिर इसके अलावा बर्तोल्ट ब्रेख्त की कहानियाँ 20वीं सदी के सांस्कृतिक संकट को व्यंग्यात्मक सुर में संबोधित करती है। नाजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ मनुष्य की अदम्य जिजीवसा और संघर्ष उनकी कहानियों की पहचान है। खुद ब्रेख्त का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी। ब्रेख्त की कहानियाँ हर तरह के शोषण और जुर्म के खिलाफ मनुष्य की राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्त करती है। जर्मन में द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर राजनीतिक चेतना को हाइनरिक बॉल ने अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया है। उनकी कहानियाँ जर्मन समाज में व्याप्त क्रूरताओं और अमानवीय परिस्थितियों पर प्रहार करती है। सामाजिक राजनीतिक आलोचना और व्यंग की तेज धार बॉल की कहानियों की विशेषता है। बॉल के चरित्रों का मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद उल्लेखनीय है। जर्मन महिला कहानीकारों में क्रिस्टा वोल्फ का नाम उल्लेखनीय है। वोल्फ की कहानी स्त्रीवादी राजनीतिक चेतना की वाहक है। समाज में महिलाओं को मिलने वाले दोयम दर्जा वोल्फ की कहानियों की प्रमुख चिंता है। राजनीतिक साहस और दृढ़ता के चलते उनकी कहानियां 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत में इतिहास की अस्थिर और परिवर्तनशील गति को शिद्दत से दर्ज करती है। रूस में कहानी। रूसी लेखक ने यूरोप में कहानी का जो ऊंचाई प्रदान की वो अतुलनीय। यूरोप की कहानी लंबे समय तक यथार्थवाद का झंडा लगातार बुलंद करने में रूस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आधुनिक तत्वों से युक्त कहानी कला को रूस में अलेक्सांद्र पुस्किन और निकोलाई गोगोल ने प्रतिष्ठित किया। पुस्किन की मर्मभेदी दृष्टि और प्रेक्षण की अद्भुत क्षमता ने कहानियों में जटिल विषयों को मजेदार और रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया। वक्त और नियति के सामने असहाय चरित्र पुस्किन की कहानियों को त्रास्त बनाते हैं। यह कहानी यहाँ मानवीय स्थितियों के विरोधाभास को कुशलता से उजागर करती है। प्रमुख निकोलाई गोगोल की कहानी इवनिंग्स ऑन ए फार्म नियर दिकांका को रूस की ही नहीं बल्कि यूरोप की आरंभिक आधुनिक कहानी के रूप में जाना जाता है। गोगोल की कहानियां जो थी तत्कालीन रूस की सामाजिक विदूरता को करारा व्यंग करती है। इवान तुर्गनेव ने जारकालीन रूसी समाज की कुटिलताओं और किसानों की दयनीय स्थिति तथा क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण अपनी कहानियों में किया है। किसानों को बंधुआ बनाकर रखने का पुरजोर विरोध इन कहानियों में मिलता है। उसके बाद फिर हम पढ़ सकते हैं रूसी कहानी में यथार्थवाद के सर्वोच्च शिखर लेव टोल्स्टॉय और मैक्सिम गोर्की की कहानियों में मिलते हैं। टोल्स्टॉय ने अपने जीवन के अनुभवों, अपने परिवार की बीती जिंदगी और रूसी जनता की नियति को अपनी कहानियों में स्थान दिया है। उन्होंने 19वीं सदी के रूसी यथार्थ के विविध पहलुओं को कलात्मक प्रामाणिकता के साथ दर्ज किया और ऐसे एकीकृत सत्य की खोज का प्रयास किया जो मानव के आध्यात्मिक अस्तित्व की प्रकृति को व्याख्यायित कर सके। टोल्स्टॉय की रचना ने उस बौद्धिक उत्तेजना को गति प्रदान की जिसने 1917 की रूसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। मैक्सिम गोर्की की कहानियां कला के स्तर पर सामाजिक यथार्थवाद
की विजय का उद्घोष करती है। जनसमूह इन कहानियों ने पहली बार फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की उस युग प्रवर्तक शक्ति को पहचाना जो भ्रष्ट व्यवस्था को काट फेंकने का सामर्थ्य रखती है। गोर्की के बाद 20वीं सदी के रूसी कहानीकारों का जोर बाह्य यथार्थ के चित्रण पर उतना नहीं रहा जितना कि मनुष्य के अंतर्जगत के यथार्थ पर। पश्चिमी यूरोप के आलोचकों ने इसे रूसी कहानी में व्यक्तिवाद के आविर्भाव के रूप में व्याख्यात करने की कोशिश की है। जो भी हो, 20वीं सदी के रूसी कहानीकारों का शिल्प अधिक जटिल है। व्यक्ति के मनोजगत के उतार चढ़ाव को सूक्ष्म विवरणों में कैद करने की कोशिश उनकी कहानियों में प्रबल है। इन कहानीकारों में बोरिस पास्तरनाक, व्लादिमीर नैबोकोव, अलेक्सांद्र सोल्जेनित्सिन और इसहाक बेबेल का नाम उल्लेखनीय है। बीसवीं शताब्दी की रूसी कहानी में स्त्री कहानीकारों की भागीदारी बढ़ी है। तात्यान तोल्स्तायो रूस की प्रमुख कहानी लेखिका के तौर पर प्रतिष्ठित है। उनकी कहानी परिपक्व शिल्प के लिए विख्यात है। शहरी लोकसभा का रचनात्मक इस्तेमाल उनकी प्रमुख विशेषता है। इटली में कहानी पढ़ते हैं। यूरोप में कहानी के विकास पर जब भी बात होगी इटली का जिक्र जरूर होगा। इतालवी लेखक बोकासियो के डिकमरान में संकलित कहानियों को यूरोप के आरंभिक दौर की स्वतंत्र अभिव्यक्तियों में गिना जाता है। उसके बाद 20वीं शताब्दी के इतालवी कहानीकारों ने उसे भरे पूरे वृक्ष में तब्दील कर दिया। इनमें अलग अलग कहानीकार शामिल हैं, जिसमें इनमें लुई पिरांडेओ टोमासी और दी लैम्पुदेसा जैसे कहानीकार का नाम उल्लेखनीय है। पिरांदेलो ने इतालवी कहानी में आंचलिकता को प्रतिष्ठित किया। इन कहानियों के पात्र आदिम आवेगों और विवेकहीन आशंकाओं से ग्रस्त होकर बेकाबू नियति के शिकार बनते हैं। इतालो कालिवनो की कहानियां मानवीय स्थितियों की आकस्मिकता के चित्रण और कल्पनाशील शैली के लिए विख्यात है। कालिवनो ने कहानी के पारंपरिक रूपों में नई जान फूंकी, साथ ही कहानी के भीतर नई तकनीकों को भी प्रतिष्ठित किया। उनकी कहानियों में यथार्थ, फैंटेसी और विनोद का अद्भुत सम्मिश्रण पाया जाता है। ये अलग अलग देशों में जो प्रमुख कहानीकार थे उनके बारे में ये कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नात्सियों द्वारा यहूदी के नरसंहार को आधार बनाकर अद्वितीय कहानियां लिखी गई। सदियों से यहूदी को शक और संशय की निगाह से देखा गया और उन पर अत्याचार किए गए। यहूदियों पर अत्याचार की इस विरासत ने 20वीं सदी में विकराल रूप लिया। जर्मनी ने नात्सीवाद के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यहूदियों को दिल दहला देने वाली यंत्रणा का सामना करना पड़ा। बड़े पैमाने पर अमानवीय तरीके से उनकी हत्याएं की गई। नस्ल भेद की क्रूरतम यंत्रणाओं को भोगते हुए भी यहूदियों की आत्मिक संस्कृति कभी कमजोर नहीं पड़ी और उन्हें हर कीमत पर संघर्ष करते हुए अपनी संस्कृति विरासत की रक्षा की। यहूदी कहानीकारों ने मानवीय जिज्ञासा का नया आयाम दिया। आधुनिक कहानी में डार्क ह्यूमर के तत्व का सबसे ज्यादा विकास यहूदी लेखकों ने ही किया। अब पढ़ेंगे अमेरिका में कहानी।